बहुत ही मुश्किल होता होगा कहीं का राजा बनना या फिर कहीं का शासक बनना जब आप किसी राजा के बेटे नहीं हो। जिस तरीके से आजकल है हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हम नेता चुनते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाता है, फिर वो नेता बन जाता है, प्रधानमंत्री भी बन जाता है। लेकिन जब आप राजा के बेटे नहीं होते होगे तो पुराने टाइम्स की बात सोचकर देखो कि किस तरीके से कोई राजा आपको बनने देगा। यहाँ बात कर रही हूँ मैं छत्रपति शिवाजी महाराज भोसले की, जो कि अपने आप में यूनिफाई करने वाले भारत को अंतिम राजा एक छत्रपति था, जिसके अंडर बहुत सारे राजा हुए। मुगल, बीजापुर और गोलकोंडा मुस्लिम शासन जो प्रदेश थे उस टाइम के, उस समय बीजापुर सल्तनत जो है धीरे धीरे अपने लास्ट में और वहाँ के जो शासक थे वो धीरे धीरे बीमारी की वजह से या किसी वजह से भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ते जा रहे थे। उन्हीं के शासन में ही जागीरदार थे उनके पिता शाहजी, और ये बात उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। शिवाजी को रेज करने में उनकी माता जीजाबाई का ज़्यादातर हाथ था और उन्होंने ही उन्हें हिंदू स्वराज का मतलब सिखाया था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत ही दिनों बाद अपने पिताजी से मिले थे, काफ़ी बड़े हो गए थे वो, और तब उनके पिताजी आए तो उन्होंने जो है दंडवत प्रणाम किया। लेकिन उन्हें ये महसूस हुआ कि ये तो जागीरदारी कर रहे हैं, और वो भी एक ऐसे शासन की जो ऑलरेडी कमज़ोर हो रहा है, वीक हो रहा है, ऊपर से जो है हिंदू के साथ वो अलाइन भी नहीं कर रहा, हमारे हिंदू थिंकिंग के साथ, आइडियोलॉजीज़ के साथ उन्होंने जो भी डिफरेंस उस काल में महसूस करे होंगे। तो अपने उन्होंने मावड़े इकट्ठे करे, और जो मावड़े मतलब ऐसे लोग जो गुरिल्ला वारफेयर वगैरह में अच्छे होते थे, तो 150-200 इस टाइप की फ़ौजें बनाना शुरू किया। और एक एक किले पर जो 16 साल की उम्र से ही उन्होंने कोशिश करी, कब्ज़ा जमाने लगे। पहले शुरुआत की उन्होंने उन्हीं क्षेत्रों की जिन पर उनके पिताजी खुद ही जागीरदार थे, तो उन्होंने उसी का बीजापुर के ही किले को जो है ले लिया, अपने कब्ज़े में कर लिया। इस तरीके से जो पुणे के आसपास जितने भी आसपास के जो किले थे, कोंडाणा, पुरंदर, चाकन, ये सब एक्चुअली पुणे में ही आते। मैं पुणे गई थी तभी मुझे इन बातों का पता चला। मैं गई तो इस जगह पे नहीं थी, बट हाँ इनके आसपास से ज़रूर गुजर रही थी, तो मुझे बता रहे थे लोग कि ऐसा ऐसा है यहाँ पर। तो इस तरीके से इन्होंने किले लेना शुरू किया। ये 1647 की बात होगी और छत्रपति शिवाजी महाराज की उम्र होगी मात्र 16 साल। मोहम्मद आदिल शाह जो वहाँ का सुल्तान था बीजापुर का, जो कि मुगल एम्परर का ही एक तरीके से एक दायां हाथ समझ लीजिए नहीं था, और कमजोरी पड़ रहे थे वो लगातार अपना थोड़ा थोड़ा एक एक किला करके जीतने लगे। गाना नहीं है रपेरिया वालम का, एक एक करके सब गढ़ जीते, गढ़ यानी कि फोर्ट, किला। तो इस तरीके से ये जीतते और बैठने लगते, अपनी सेना को बढ़ाने लगते। इसके आगे बोला जाए तो शिवाजी की कुछ गाथाएं रही हैं जो कि सबको पता होना चाहिए, सबको पता होंगी, आई नो, बिकॉज शॉर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा वायरल गई हैं ये सारी चीज़ें, बट सबको पता चलनी चाहिए, इसलिए मैं वापस से दोहरा देती हूँ। तो सूपा, बारामती, इंदापुर लेने के बाद राजा ने एक अपना खुद का किला बनाया जो कि राजगढ़ कहलाया, और 10 साल वहीं से राज किया। अब बीजापुर में एक नया शासक आता है, अली आदिल शाह, जो कि स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। अली आदिल शाह भेजता है अफजल खान को, जो कि उसका एक वेटरन जनरल होता है, उसको भेजता है उनकी आर्मी लगा के शिवाजी को कैप्चर करने के लिए प्रतापगढ़ फोर्ट में। और रास्ते में जैसे कि मुसलमान शासक हमेशा करते आते हैं कि वो जो टेम्पल्स होते हैं ना, जो माता तुलजा भवानी का टेम्पल था और साथ साथ में जो है विठोबा जी का जो टेम्पल था, उसको जो है तोड़ते फोड़ते लोग आगे बढ़ते हैं। और प्रतापगढ़ फोर्ट जहाँ पर ये चले गए थे शिवाजी महाराज, जहाँ पे थे, वहाँ पे उनको कैदी बंदी बनाने के लिए क्या करते हैं कि ये घेरा डाल के बैठ जाते हैं। अब देखो, जो गढ़ या किला होता है उसकी एक प्रॉब्लम होती है, एक तो वो सुरक्षा देने के लिए इतना मजबूत बनाया जाता है कि कोई उसके अंदर आ नहीं सके, और साथ में ऐसा हो जाता है कि अगर कोई बिल्कुल घेर कर अगर कोई एनिमी की सेना अगर दुश्मन की बैठ गई हो और वो आपके पास रसद सामग्री, पानी वानी ये सब नहीं ले जाने दे रही हो, अगर उनके पास एक लिमिटेड सोर्स है, ऑफ कोर्स खाना पीना तो बाहर से ही आएगा, तो किला ऐसा सच बनाया जाता था कि पूरा सब कोई अंदर ही हो जाए, पूरा शहर अंदर ही हो जाए। तो रसद सामग्री जब रुक जाती है तो फिर क्या होता है कि जो दुश्मन होता है घेर कर जो बैठा रहता है वो जीतने लग जाते हैं। अब ये क्या हुआ कि इन दोनों में से कोई भी नहीं जीत पा रहा था, ना ही शिवाजी की जो सेना थी उसको तोड़ के जा पा रही थी उस घेरे को, और ना ही जो है अफजल खान आगे आ पा रहा था ये सेना के घेरे को तोड़कर, और ये किले में घुस नहीं पा रहा था। 2 साल हो जाते हैं और नवंबर का टाइम आ जाता है 1659 का, और ये लोग को ट्राई करते हैं कि हम लोग अब मिलेंगे, जिसमें शिवाजी एक अपने फॉलोवर के साथ आएंगे, एक तलवार लेके आएंगे, और ऐसा ही अफजल खान करेगा, और कोई एक ऐसे शामियाने में मिलेंगे जहाँ पर ये लोग कुछ कर नहीं सकते। शंका दोनों साइड रहती है, शिवाजी को कवच पहन के जाते हैं लोहा का,
और जालीदार रहता है और अपने कपड़ों के अंदर रहता है, और एक वाघ नख कैरी करके जाते हैं जो कि लेफ्ट हाथ में वो पहनते हैं। अंगूठियों जैसा बाहर से दिखता है लेकिन अंदर से उसमें बाघ के नाखून जैसा बना होता है। ढूंढ लेना कहीं पे शिवाजी का वाघ नख। और उसके बाद एक कटार लेके जाते हैं क्योंकि अफजल खान पर इनको शक रहता है कि ये अटैक करेगा। अफजल खान है 6 फुट 5 इंच या 7 इंच टाइप का हाइट, एकदम लंबा चौड़ा आदमी, और शिवाजी एवरेज हाइट के, नॉर्मल डील डॉल के, ऐसे कुछ नहीं। हाँ, मस्कुलर होंगे क्योंकि वो लड़ाका थे, लेकिन नॉर्मल थे। जब ये नॉट मैचिंग काइंड के लोग गले मिलते, जब फिजिकली ऐसे हैं, तो क्या होता है कि अफजल की बाहों में ना एक तरीके से महाराजे हमारे जकड़ जैसे जाते हैं, और वो अपनी कटार उठा के जो है इन पे अटैक करता है, और ये अपनी कटार तक हाथ नहीं ले जा पाते, बल्कि लेफ्ट हैंड पे उनका जो वाघ नख होता है ना, उसी को ही जो है पीछे से यूज़ करते हुए आगे की तरफ लेके आते हैं घिसेटते हुए, और पेट उसका फाड़ने लग जाता है, डिसम्बाउल कर देते हैं जिसको कहना है। और जो अफजल खान होता है उसकी तो कटार लगती ही नहीं, क्योंकि राजा ने तो जाल का वो पहना हुआ था, कवच। वो भी ज़ख्मी थे, लेकिन बाहर आके उन्होंने संदेश दिया एक तोप छोड़कर अपने लोगों को कि हाँ, बीजापुर वाले सैनिकों पर अटैक कर दो। और इनके जो साथ आया था वो भी लड़ पड़ा शिवाजी महाराज से, क्योंकि वो भी आया था इनके साथ, अफजल खान के साथ, इनको मारने के लिए ही। उनको पता था कि क्या करना है। नेक्स्ट जो वाक़या आता है बहुत इंपॉर्टेंट है और मज़ेदार भी है। तो क्या होता है कि ये सब होने के बाद और एक दो और चीज़ें हुई इसके बाद, उसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत फिर हिस्ट्री में मज़ा नहीं आता है। मज़ेदार चीज़ों में ही मज़ा आ सकता है। बीजापुर की बड़ी बेगम ने औरंगज़ेब, जो कि अब मुग़ल सल्तनत का एम्परर बन चुका था, उससे मदद मांगी और अपने मामा जी को यानी कि शाइस्ता खान को 1.5 लाख की फ़ौज के साथ शिवाजी के यहाँ भेजा, महाराज के यहाँ। बीजापुर की साइड से सिद्दी जौहर करके था, वही आता था, और 80,000 की सेना के साथ इन्होंने पुणे का जो है किला फतेह कर लिया। उसके बाद चाकन, जो पुणे में ही आता है बेसिकली, मैं गई थी तो ये चाकन कोंढाणा ये सब पुणे में ही आते हैं। पुणे काफ़ी बड़ा हो गया अब तो समझ ही नहीं आता कि कहाँ है। तो उसके बाद वहाँ पे चाकन का भी किला इन्होंने फतेह कर लिया, और ये रेस्ट कर रहे थे और काफ़ी टाइम तक 1.5 महीने तक ले के बैठ जाते थे किले। अब ये लाल महल करके एक इनका खुद का ही इन्हीं का महल था शिवाजी राजे का, और वही को कब्ज़ा करके बैठा हुआ था शाइस्ता खान। तो क्या हुआ कि इन्होंने रात के अंधेरे में, घुप अंधेरे में, 63 की बात है ये, 1663 की बात है, ये लोग जो है डिब्बों में घुस गए। इनके 400 मावले, मतलब जो इनके जो गोरखा सैनिक यानी कि जो गुरिल्ला वारफेयर में जो एक्सपर्ट थे वो वाले सैनिक, और शिवाजी महाराज खुद ही डिब्बों में घुस के चले गए। और कैसे कब वहाँ चले गए, और वहाँ से उनके सीधे बेडरूम के पास तक पहुँच गए। वो आपको एरिया आपने ढूंढना तो आपको वो मिल भी जाएगा कि वो जगहें कहाँ पे बनी हुई हैं, वो सारी अभी लोग देखने जाते हैं वहाँ पे। तो एकदम से रात में जब ये सो रहा था शाइस्ता खान अपनी बेगमों के साथ और पता नहीं हूरों के साथ और अपने बेटों के साथ भी, काफ़ी बड़ा भी था एज में, तो फिर ये एकदम से निकले और एकदम से सरप्राइज़ अटैक करके 3 उंगलियां खा ली, उसके बाद काट लिया, खा नहीं लिया, काट दिया शिवाजी महाराज ने। और बेटों को भी शायद मारा, और शायद बेगमें भी एक आदमी मर मुरा गई, क्योंकि काफ़ी 400 गए थे और अंधेरा था ही, सबके लिए अंधेरा होता है। तो ये हुआ। उसके बाद जो है इतनी बेइज्जती लग गई औरंगज़ेब की, मतलब उसने सीधे शाइस्ता खान को डिमोट करके बंगाल में मतलब भेज दिया। जिस औरंगज़ेब से पूरी दुनिया थर थर काँपती थी कि कितना क्रूर है, वो क्या कहता था शिवाजी में, शायद वो कोई शैतान है जो यहाँ से गायब होते हैं और वहाँ प्रकट हो जाते हैं। तो ये कुछ किस्से हैं शिवाजी के जो हमें ये बताते हैं कि हमेशा ना दिमाग से भी खेला जाता है, हमेशा बल का ही प्रयोग नहीं, युक्ति का भी प्रयोग करना पड़ता है, बुद्धि का भी प्रयोग करना पड़ता है। और आप ये सोचेंगे कि मुस्लिम शासकों के ही खिलाफ थे महाराज, हाँ हिंदू शासक थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मुस्लिमों के खिलाफ थे। उन्होंने मुस्लिमों से संधि प्रस्ताव भी भेजे थे कि आप हमें ये कर दो, आप ऐसा ऐसा, आप हमारे को रिकॉग्नाइज़ कर दो एज ए स्टेट, एज ए ये। अच्छा, छत्रपति बनने की भी कथा है, वो आपको मैं बाद में बताऊँगी। तो ऐसी ऐसी कुछ कथाएँ हैं जिसमें आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी आपको धर्म सिखाने की कोशिश करे तो पहले आप ये समझें कि धर्म वो अपने नैरेटिव से सिखा रहा है, आप अपनी बुद्धि यूज़ करिए, आप अपना सीखिए। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।